अपना एसएस का अगला चैप्टर है 20 चैप्टर है, इसका नाम है भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। भारत की जो विदेश नीति है पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या संबंध है इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। जो पंचशील समझौता हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। याद रखना इसे, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, अगला है भारत ने सन 1987 ईस्वी में किस देश में शांति सेना भेजी थी। जो 1987 में भारत के द्वारा एक किस देश को शांति सेना भेजी गई थी। इसका आंसर है श्रीलंका। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। देखिए, गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया दो भागों में बट जाती है। एक पूंजीवादी विचारधारा की हो जाती है और एक साम्यवादी विचारधारा की हो जाती है। यानी एक सोवियत संघ वाली गुट हो जाता है और एक अमेरिका का गुट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों गुटों में कुछ देश जो उस टाइम आज़ाद हो रहे थे या स्वतंत्र हो रहे थे, उन देशों ने के सामने एक समस्या थी कि वो किस गुट के साथ जाना चाहें। तो कुछ देशों ने, दक्षिण एशिया के देश और कुछ यूरोप के, कुछ अफ्रीका के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और इसे अपन गुट निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और इसका जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो इंडोनेशिया की जाकार्ता राजधानी है वहाँ से शुरू हुई थी 1955 में। ठीक है, उसका पहला सम्मेलन 1961 में मनाया गया था। चलिए अब इसका अपन देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता से क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। अभी बताया था दो शक्तिशाली गुटों का, दो महाशक्तियों का उदय हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और एक सोवियत संघ है। इन गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्षता का अर्थ है, वही लिखा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। ठीक है, अगला है भारत औपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है। ठीक है, देखिए औपनिवेशवाद की यदि हम परिभाषा देखें तो औपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर, ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक तरीके से अपना अधिकार कर लेता है, उसे हम औपनिवेशवाद कहते हैं। तो भारत औपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है। क्योंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दासता के दुष्परिणामों से परिचित रहा है। अभी अपन ने औपनिवेशवाद की डेफिनेशन जान ली कि औपनिवेशवाद क्या होता है। कि भारत, आपको पता है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बहुत काफ़ी लंबे समय से अधीन दासता के दुष्परिणामों को से क्या है, परिचित रहा है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था। देखिए, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तो भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक बांग्लादेश था, उसे जो आज पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से बनाया जाता है। तो बांग्लादेश जो आज 1972 में स्वतंत्र हुआ है वो किस नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला है भारत अणु शस्त्रों पर रोक क्यों लगाना चाहता है। देखिए, भारत के अनुसार केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है, जिसमें अणु शस्त्रों की होड़ आपसी सह अस्तित्व के सबसे बड़ा खतरा होता है। ठीक है, यदि हथियार को अपन जोड़ते रहेंगे तो ये क्या होगा, अपने ही आगे अस्तित्व के लिए, दुनिया के लिए क्या होगा, खतरा होगा। इसलिए भारत निशस्त्रीकरण पर क्या, अणु शस्त्रों पर क्या लगाना चाहता है, रोक लगाना चाहता है। इसलिए भारत अणु शस्त्रों पर रोक लगाना चाहता है। अगला है पंचशील के क्या नियम हैं। जो अभी अपन ने पढ़ा, पंचशील किन किन देशों के बीच हुआ था, भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में। तो इसके क्या नियम हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता
और संप्रभुता का आदर करना, यानी जो दोनों देश हैं उनकी अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा है अनाक्रमण, किसी भी तरीके से अपन आक्रमण नहीं करेंगे बेवजह से। दूसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अगला है समानता और पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिक का लाभ की भावना होगी। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने क्या सहयोग किया था। जो बांग्लादेश अभी अपन ने देखा था स्वतंत्रता प्राप्ति समय पाकिस्तान दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे अपन बांग्लादेश के नाम से जानते हैं आज। उसको स्वतंत्र कराने के लिए भारत ने क्या योगदान दिए थे। तो उस टाइम भारत में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका योगदान रहा है इसमें। पूर्वी पाकिस्तान से मुक्ति के लिए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने सहयोग दिया। जो वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान थे उनके नेतृत्व में एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, उसका सपोर्ट किसने किया, भारत ने। आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश को सैनिक और असैनिक सहायता दी गई। बांग्लादेश को जब आवश्यकता पड़ी तो भारत ने क्या दिया, उनके लिए सैनिक सहायता दी। सर्वोपरि भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी। अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण हैं। जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद हैं उनके क्या कारण हैं, ठीक है। देखिए अब इसका है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक समय में जो संपत्ति, सीमा, नदी, जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे हैं, किंतु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो गए। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ दिन ही बाद प्रारंभ हो गया था। कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ा विवाद का कारण है। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर सैनिक आक्रमण भी किया। पहली बार 1947 के सीमावर्ती कबालियों को भड़काकर उन्हें सैनिक सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया। दूसरी बार 1965 में कश्मीर और पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया, कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। तो और तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। अगला है भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य हैं। जो भारत की विदेश नीति है उसके क्या लक्ष्य हैं, ठीक है। भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों से विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई हैं। इस विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। अगला है, पहला है इसका भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना, ये विदेश नीति का लक्ष्य है। दूसरा है भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे क्षेत्रों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। अगला है औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करना। राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। देखिए राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के क्या रहे थे, गुलाम रहे थे, या ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशवाद में रहे थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, उनसे आज़ाद हुए होंगे। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। अगला है विदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं। जो विदेशी व्यापार उसके विकास में आवश्यक दशाएं हैं। अगला है पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन और सहयोग करना। ये क्या है, भारत की विदेश नीति के लक्ष्य हैं, ये आपको याद रखना है।